Very good morning, students. I welcome you all in my online social science class. Today, I will discuss some important topics of from trade to territory. History, class 8th. Dear students, in part 1 and part 2, we learned how British East India Company established its role in India. British East India Company fought many battles with Indian rulers and they succeeded to defeat them, and the part of their territories was assimilated in British ruled territories. Now, British East India Company brought a new policy of paramountcy. What was this policy? We have to learn. प्यारे बच्चों, हमने देखा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सीखा किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल को भारत में इस्टेब्लिश किया, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय राजाओं के साथ अनेक युद्ध लड़े और उन सभी युद्धों में उन्होंने सफलता प्राप्त की और भारतीय राजाओं के राज्यों को कंपनी के द्वारा शासित राज्यों में मिला लिया गया। इस प्रकार से कंपनी का जो रूल था धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा, उनके शासन का विस्तार होने लगा। पहले उन्होंने मैसूर पे आक्रमण किया, मैसूर को मिलाया, उसके बाद उन्होंने मराठाओं की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, मराठाओं की शक्ति को क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। अब उन्होंने एक नई नीति का अनुसरण किया, उस नीति का नाम था पैरामाउंटेंसी। इस नीति के अनुसार कंपनी ने क्लेम किया कि अब उसका शासन ही सबसे सुप्रीम है, उनके जैसा शक्तिशाली अब कोई दूसरा राज्य नहीं है। नाउ द कंपनी claimed that its authority was permanent or supreme. Its power was greater than that of Indian states. अब कंपनी की शक्ति सभी इंडियन स्टेट्स से सबसे ज़्यादा थी। In this map, you can observe the expansion of British rule in entire India. भारत के अलावा अंग्रेजों ने अफगानिस्तान तक उन्होंने अपने शासन को विस्तारित कर लिया। यहाँ देखिए, अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने शासन को पूरा विस्तारित कर लिया, क्योंकि उस समय रशिया की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी और ब्रिटिश को डर था कि हो सकता है रशियन फोर्सेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर कर जाएं। इसके लिए ज़रूरी था कि अफ़गानिस्तान को ब्रिटिश रूल में शामिल करना। उन्होंने अफ़गानिस्तान पे आक्रमण किया, अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और अफ़गानिस्तान को भी ब्रिटिश रूल्ड टेरिटरी में मिला लिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? इसको हम कहते हैं हिंदी में व्यक्तिगत सिद्धांत। अंग्रेजों ने एक और पॉलिसी लाई, उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किस प्रकार से जो बाकी बचे इंडियन किंगडम्स थे, रीजनल किंगडम्स थे, उनको किस प्रकार से ब्रिटिश रूल्ड टेरिटरीज में शामिल किया जाए। कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कहें अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकारने से मना कर दिया था। तो अंग्रेजों ने एक और पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, एक और नीति को उन्होंने शामिल किया। उस नीति का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस नीति को लाने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जो उसमें गवर्नर जनरल था भारत का। Lord Dalhousie devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse.
The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, became the part of company territory. इस डॉक्ट्राइन के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, कोई भी भारतीय राजा बिना मेल उत्तराधिकारी के, यहाँ पे एक बात का ध्यान देना होगा हमें, मेल हेयर, मेल उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसके राज्य को कंपनी की टेरिटरी में मिला लिया जाएगा। उस समय बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके पास मेल उत्तराधिकारी नहीं था। यहाँ पे फीमेल उत्तराधिकारी की बात नहीं हो रही है, फीमेल हेयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेल हेयर, यहाँ लड़के की बात हो रही है। राजा का यदि लड़का नहीं है राजा के पास उत्तराधिकारी के रूप में, तो उसके राज्य को ब्रिटिश टेरिटरी, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। इसी को व्यपगत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया। Many kingdoms were lapsed in company territory. These kingdoms were first Satara, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजनल किंगडम्स थे जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया गया। कहने का अर्थ है कि सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इनके पास मेल हेयर नहीं था। इन राजाओं के पास लड़के नहीं थे, इनके पास पुत्र नहीं था, पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी इनके पास नहीं था। इस कारण से इनके राज्य को कंपनी की टेरिटरी में मिला लिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पे देखिए, लॉर्ड डलहौजी, द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856, devised the doctrine. It stated that kingdom could be annexed if king died without male heir. Setting up a new administration. नया प्रशासन। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played significant role in expansion of company's power. Warren Hastings, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि 1773 से लेकर 1785 तक था, उसने कंपनी के पावर को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, कौन कौन से प्रशासनिक सुधार हुए। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने पूरे व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, इसके साथ ही शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई, 3 हेडक्वार्टर्स बनाए। पहला हेडक्वार्टर उन्होंने बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया। और ये सभी हेडक्वार्टर्स किसके द्वारा रूल किए जाते थे? गवर्नर के द्वारा। और इन सभी का सुप्रीम हेड कौन होता था? इन सभी प्रेसिडेंसीज का गवर्नर जनरल। सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल था, उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। इस सुधार सबसे ज़्यादा न्याय के क्षेत्र में थे। From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts. 1772 में न्याय का एक नया तंत्र स्थापित किया गया, एक नई न्याय प्रणाली स्थापित की गई और अब हर जिले में 2 प्रकार के न्यायालयों को स्थापित किया गया। 2 प्रकार के कोर्ट थे। पहला एक क्रिमिनल कोर्ट था, दूसरा सिविल कोर्ट था। फौजदारी अदालत, दूसरा दीवानी अदालत। यहाँ पे देखिए आप, द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वो कौन था? कलेक्टर। आज भी हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होता है।
डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रकार से कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट में, जिले में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। एज द टाइटल सजेस्ट, हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यूज एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। कलेक्टर का काम क्या था? जैसा उसके टाइटल से ही कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला, उसका काम था टैक्सेस को कलेक्ट करना। इसके अलावा ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उसकी सहायता कौन करते थे? जजेस करते थे, पुलिस के अधिकारी करते थे और दरोगास करते थे। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो मेन रोल था, द मेन रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन 1772 2 kinds of courts were established in each district. First, criminal code, second, civil code. And the principal figure in an district was the collector. New army, नई सेना. The East India Company began recruiting locals for its own army, which came to be known as the Sepoy army, from Indian word सिपाही meaning soldier. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, टू एक्सपैंड इट्स आर्मी, दे बिगैन रिक्रूटिंग लोकल पीपल। उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिपाहियों के लिए उन्होंने भारत में ही भारतीयों को भर्ती करना शुरू किया, क्योंकि भारत में उनको आसानी से सिपाही या भारत में आसानी से लोग मिल सकते थे और उनको आसानी से वो उनको ट्रेंड कर सकते थे। इन सभी लोगों को सिपाही कहा जाता था। सिपाही जो वर्ड है इंडियन वर्ड सिपाही से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोल्जर, सैनिक। तो इन सभी को सिपाही कहा जाता था। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s, द कैवलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ कंपनी आर्मी डिक्लाइन। समय के साथ जो युद्ध की कला थी, जो वॉरफेयर था, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो थी, वो धीरे धीरे चेंज होती गई समय के साथ। अब आर्मी में घुड़सवारों की संख्या की कमी कर दी गई। पहले सेना में घुड़सवारों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ अब जो घुड़सवारों की संख्या थी उनको कम कर दिया गया, क्योंकि घुड़सवारों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रह गया था युद्ध में। This is because British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with musket and matchlock. क्योंकि अब ब्रिटिश सेना केवल भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर युद्ध लड़ रही थी, जैसे बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, जहाँ पे घुड़सवारों को नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि घुड़सवार ट्रेडिशनल वेपन से ही युद्ध करते हैं, जैसे सॉर्ड, स्पीयर्स। अब सोल्जर्स को नए नए वेपन्स दिए जा रहे थे। उन नए वेपन्स में क्या थे? मस्केट्स और मैचलॉक्स थे, नई प्रकार की बंदूकें थीं, और इन बंदूकों को घोड़े पे सवार होकर आसानी से नहीं चलाया जा सकता था। इसके लिए अब आर्मी में घुड़सवारों की संख्या में कमी कर दी गई और इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। इन्फेंट्री जो लड़ाई के, जो पैदल चलते थे। अब सैनिकों को नए नए प्रकार के वेपन्स दिए गए, जिसमें मस्केट्स और मैचलॉक थे। ये मस्केट और मैचलॉक क्या होते थे? इन बंदूकों में बारूद को भर कर चलाया जाता था। बारूद को पहले भरा जाता था, उसके बाद इनको फायर किया जाता था। द सोल्जर्स ऑफ कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। अब कंपनी के सैनिकों को नए नए वॉर टेक्नोलॉजी से रूबरू होना पड़ता था और समय के साथ उनको परिवर्तन भी करना होता था। इन सैनिकों को समय समय पर नई नई तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, नए नए वेपन्स से इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता था, और धीरे धीरे अब ब्रिटिश आर्मी में इन्फेंट्री रेजिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। पैदल सैनिकों का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने समय के साथ अपनी सेना में परिवर्तन भी किया,
उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को स्ट्रांग बनाने के लिए, टू स्ट्रेंथन इट्स आर्मी, दे बिगैन रिक्रूटिंग लोकल पीपल्स। दे वांटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स। वो सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने कैवलरीज में कमी की, घुड़सवारों की कमी की, और इन्फेंट्री में, पैदल सैनिकों की संख्या में उन्होंने बढ़ोतरी की, जिससे दूसरे देशों में आसानी से युद्ध किया जा सके और ब्रिटेन के प्रभाव को, ब्रिटेन के डोमिनेंस को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से हमने देखा इस चैप्टर में कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपने रूल को, अपने शासन को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, और लंबे समय तक भारत में शासन किया। भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, जिसको हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो भारत में शुरू हो चुकी थी। इस फिगर में आप देखिए, ये मैच लॉक है, मस्केट। ये नई तरह की बंदूक थी जिसको ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे ब्रिटिश आर्मी की जो पावर थी काफ़ी बढ़ गई थी। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अपने जो कॉन्सेप्ट साइंस के किस प्रकार से जो डिफरेंट बैटल्स हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन रूलर्स के बीच में, उन सभी बैटल्स ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, उनकी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने में, और किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया। थैंक यू।